हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंप्लीफाइड लर्निंग। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब ग्लास स्लैब से कैसे रिफ्रैक्शन होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो इससे जानने से पहले रिफ्रैक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो रिफ्रैक्शन, इसमें देखिए दो मीडियम है, मीडियम वन जो कि एयर है, मीडियम टू जो कि वाटर है। तो उसमें देखिए ये मीडियम वन एयर और मीडियम टू वाटर के बीच में एक बाउंड्री, उससे इंटरफेस भी कहते हैं। तो यहाँ से एक नॉर्मल बीच में से गया, तो उसमें अब अभी जब ये इंसिडेंट रे जब स्ट्राइक करेगा इस इंटरफेस में, इसमें स्ट्राइक करने के बाद रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में जाता है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है। ये देखिए, तो यहाँ में ये जो N2 है वो वाटर है, वाटर मीडियम है, और ये जो N1 है वो जो एयर मीडियम है। मतलब इसमें बता रहे कि वाटर का डेंसिटी जो एयर से ज़्यादा है, इसलिए रेस बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। रेस जो नॉर्मल, ये जो नॉर्मल लाइन है उसका तरफ बेंड हो गया। तो अभी यहाँ पर देखिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन फर्स्ट लॉ, इसमें ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जैसा ये फर्स्ट वाला, इसमें बता रहे कि मतलब ये जो इंसिडेंट रे है ये नॉर्मल लाइन है, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये दोनों, मतलब ये फर्स्ट वाला मीडियम एयर, सेकेंड वाला मीडियम वाटर, उन दोनों के बीच में जो ये इंटरफेस आता है उसमें जहाँ में इंसिडेंट करता है उसी में जाकर ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल लाइन और रिफ्लेक्टेड रे तीनों वहीं में मीट करते हैं। तो ये फर्स्ट लॉ है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ। तो सेकेंड लॉ देखिए, सेकेंड लॉ में बताया गया है कि साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। मतलब ये स्नेल्स लॉ है। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एक इंसिडेंट रे है। जब ये यहाँ पर इंसिडेंट किया तो उसके बाद इंसिडेंट करने के जब रिफ्रैक्ट किया तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड किया। मतलब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आने में नॉर्मल की तरफ बेंड किया। फिर वैसे वाला दूसरा केस लिया, इसमें क्या हुआ, इसमें इंसिडेंट रे का एंगल थोड़ा सा बढ़ा दिया तो रिफ्रैक्टेड रे का एंगल भी थोड़ा सा बढ़ गया। तो इसमें देखिए फर्स्ट वाला को लिया, फर्स्ट वाला इंसिडेंट रे, मतलब फर्स्ट में जो इंसिडेंट एंगल था उसको आई लिया, और रिफ्रैक्टेड जो एंगल है उसको आर लिया। सेकेंड वाले में I1 और R1 लिया। तो इसमें देखिए मतलब एंगल जितना भी चेंज हो जाए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बीच में, मतलब दोनों केस में जितना भी चेंज हो जाए, पर उन दोनों का साइन, मतलब जो रेशियो है वो जो चेंज नहीं होगा। मतलब इसमें और इसमें, मतलब साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। मतलब ये दोनों में ये दोनों का जो भी लिया साइन लिया, मतलब ये दोनों में मतलब एंगल अलग अलग है, फिर भी इन दोनों का साइन आई बाई साइन आर, मतलब जब मीडियम सेम हो, जैसे कि ये मीडियम यहाँ में एयर है, यहाँ में वाटर है, इधर इसमें भी एयर है, इसमें वाटर है, तब जाके साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होगा। अगर मीडियम अलग है तब जाके कॉन्स्टेंट नहीं होगा। तो अभी यहाँ पर देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से भी दिखा सकते हैं या तो एन से भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए रेयर, जब मीडियम रेयर होता है तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट जो फास्ट हो जाता है, जब मीडियम डेंसर होता है तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट जो स्लो हो जाता है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी, मतलब लाइट जो कौन सा मीडियम में ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करेगा और कौन सा मीडियम में स्लो ट्रैवल करेगा उसको बताता है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से दिखाते हैं। म्यू मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी या तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर म्यू ज़्यादा होता है, मतलब अगर ऑप्टिकल डेंसिटी या तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है तो उसमें मतलब उसका डेंसिटी भी ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाता है। मतलब जिससे जैसे जैसे मीडियम डेंस होते जाएगा तो स्पीड ऑफ लाइट, मतलब लाइट को उसमें ट्रैवल करने के लिए थोड़ा दिक्कत होगा। तो इसलिए म्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ये स्पीड ऑफ लाइट। मतलब अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी, तो वही दिखा रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसमें ये एक मीडियम ले लीजिए एयर और दूसरा मीडियम वाटर। तो एयर से वाटर की तरफ जब रिफ्रैक्ट कर रहे हैं तो उसमें नॉर्मल की तरफ बेंड हो जा रहा है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, मतलब μ1 बाई μ2, और ये स्पीड ऑफ लाइट 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, और फिर ये स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो यहाँ पर देखिए μ2 बाई μ1 इक्वल्स टू v1 बाई v2। मतलब इसमें म्यू, मतलब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो जो स्पीड ऑफ लाइट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए μ2 पे ले लिया, μ1 की जगह μ2 पे ले लिया। तो उसके बाद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब μ2 का साथ v1 आएगा और μ1 के साथ v2 आएगा। तो उसके बाद देखिए इसको और थोड़ा सिंप्लीफाइड करने के बाद कैसे हुआ, अब इसमें ऐसे लिख सकते हैं
refractive index of second medium with respect to refractive index of first medium equals to speed of light in first medium डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए सिंपल सा है, मतलब इसको कैसे रीड करेंगे, मतलब इसको ऐसे रीड करेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। तो अभी यहाँ पर देखिए एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब होगा, जब यहाँ पर देखिए एन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, मतलब वैक्यूम में मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है। तो हमें मालूम है कि वैक्यूम के अंदर अगर जब लाइट को ट्रैवल कराएंगे तो मतलब यहाँ पर देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इक्वल्स टू, मतलब ग्लास के अंदर मतलब जब वैक्यूम का रेफरेंस में लेते तो उस समय हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है। तो मतलब वैक्यूम, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम जो 1.5 है, तो सी बाई मतलब स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय 1.5 बिकॉज टू स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है कि वैक्यूम में कितना आता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो उसे ही सिंप्लीफाइड किया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और डिवाइडेड बाय 1.5। 1.5 से 3 को जब डिवाइड किया तो हमें मिला 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब एब्सोल्यूटली हमें पता होता है कि उसमें स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू कितना होगा, उसमें कितना डालना है। और ये रिफ्रैक्टिव, ये देखिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमें पता नहीं होता है कि जैसे कि देखिए वैक्यूम की जगह ऑयल ले लिया तो ऑयल का हमें वैल्यू मतलब मालूम नहीं होता है कि कितना पुट करना है उसमें, तो लास्ट में जाकर हमें उसमें टोटल उसका फाइनल आंसर नहीं मिल पाता है इसकी वजह से। तो इसे कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसे कहते हैं एब्सोल्यूट, मतलब एब्सोल्यूटली हमें उसमें पता होता है कि कितना वैल्यू डालना है। और ये देखिए रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, मतलब रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से कैसे रिफ्रैक्शन होता है। तो देखिए ये टॉपिक बहुत ही इजी है। देखिए जैसे कि यहाँ में एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लिया, तो इसमें अभी 3 मीडियम दिखाया गया है। पहले एयर जो कि रेयर मीडियम है, फिर ग्लास जो कि एयर से थोड़ा सा डेंस है, और उसके बाद फिर से एयर जो कि रेयर मीडियम है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर नॉर्मल लाइन दिखाया है, तो उसके बाद यहाँ से लाइट को इंसिडेंट कराने के बाद जब रेयर से डेंसर में जाने में नॉर्मल की तरफ बेंड करता है रिफ्लेक्टेड रे। फिर ये रिफ्लेक्टेड रे ये ग्लास से एयर में आने में फिर ये रिफ्लेक्टेड रे जो फिर ये हो जाएगा इंसिडेंट रे। तो फिर ग्लास से एयर में आने में ग्लास टू एयर के बीच में ये जो फिर इंटरफेस है बीच में, फिर हम स्ट्राइक करने के बाद ये फिर नॉर्मल लाइन लिया यहाँ से। जब डेंसर से रेयर में जाता है तब उस समय में नॉर्मल से दूर में बेंड करता है ये जो रिफ्लेक्टेड रे। इस बार इसको रिफ्लेक्टेड रे नहीं बोले, इमर्जेंट रे बोले, क्योंकि ये जो ग्लास है इससे दूर चला जा रहा है, इमर्ज हो जा रहा है, मर्ज नहीं हो रहा है, इमर्ज हो रहा है, ये दूर भाग जा रहा है, इसलिए इमर्जेंट रे कहते हैं। और अगर जब ये ग्लास स्लैब नहीं होता, ग्लास स्लैब नहीं होने से तो इंसिडेंट रे तो डायरेक्ट सीधा सीधे आना था, इसलिए ये इंसिडेंट रे को डॉटेड लाइन से ऐसे करके दिखाया। तो इसलिए ये इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच में ये जो डिस्टेंस रहता है जिसे स्मॉल डी से दिखाते हैं उसे कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं ये इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच के डिस्टेंस को। और ये एंगल, ये आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, फिर यहाँ में सेमी है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये लास्ट में ये जो आ रहा है ये जो एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो अगर आपको यहाँ तक अच्छी तरह से समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।